नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे शिवराज कैबिनेट की बैठक की। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लगेगी। बैठक के बाद सीएम शिवराज दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात होनी है। शाम को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी उनकी मुलाकात होनी है। शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक राजधानी भोपाल में और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इस बैठक में सीएम शिवराज बैठक के बाद सीधे राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और शाम को दिल्ली में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी उनकी मुलाकात होनी है। शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक राजधानी भोपाल में। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर इस बैठक में लग सकती है। बैठक के बाद सीएम शिवराज सीधे राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात होनी है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात करेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। शरद, वो कौन कौन से अहम मुद्दे हो सकते हैं जो कैबिनेट बैठक में चर्चा का विषय रहेंगे? और दिल्ली जाने वाले हैं सीएम शिवराज, राष्ट्रपति से मुलाकात और वित्त मंत्री से भी मुलाकात उनकी। बिल्कुल, देखिए, कैबिनेट की आज बैठक है। सुबह करीब 11 बजे ये बैठक होगी, जिसमें कई जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाएगी। वाणिज्य कर अपील बोर्ड में कुछ नए पद सृजित किए जाने हैं, उनको लेकर, और कुछ अस्थायी पदों को निरंतर रखने के संबंध में भी चर्चा आज की कैबिनेट की बैठक में होगी। ऐसा एक प्रस्ताव आने की संभावना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही योग आयोग के गठन का ऐलान कर चुके हैं, तो योग आयोग गठित करने का एक प्रस्ताव भी आज कैबिनेट की बैठक में आ सकता है। इसके अलावा कुछ निजी विश्वविद्यालयों की जो स्थापना है वो होनी है, महाविद्यालयों की स्थापना होनी है, उनके संबंध में जो प्रस्ताव है वो आज कैबिनेट की बैठक में आएगा। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, दरअसल वो मुद्दा कुछ वक्त पहले जो सरकारी हेलीकॉप्टर है वो क्षतिग्रस्त हो गया था, उससे संबंधित जो पुर्जे हैं या मशीनरी की जो खरीदी होनी है, उसका भी एक प्रस्ताव आज की कैबिनेट की बैठक में आने की संभावना है। तो ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो आज कैबिनेट की बैठक में आ सकते हैं। जहां तक बात आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली दौरे की बात की है, तो दिल्ली दौरे में आज मुख्यमंत्री की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात होनी है। और ये मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण कही जा सकती है कि राष्ट्रपति बनने के बाद में मुख्यमंत्री की द्रौपदी मुर्मू के साथ में ये पहली मुलाकात है, तो ये मुलाकात है। उसके अलावा मुख्यमंत्री की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनके साथ में जो उनसे चर्चा है वो होगी। मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर उनसे चर्चा होगी। एक जो महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज शाम को दिल्ली में होनी है, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से होनी है। जेपी नड्डा से मुलाकात को लेकर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। संभव है संगठन के स्तर पर कोई बड़ी प्लानिंग या कोई बड़े ऐसे फैसले हों जिनके संबंध में मुख्यमंत्री की और राष्ट्रीय अध्यक्ष की आपस में चर्चा हो। इसको लेकर अलग अलग तरीके के कयास चल रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से आने वाला जो साल है वो चुनावी साल है, तो चुनावी साल में किस तरीके की प्लानिंग है संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, उन सारे मुद्दों को लेकर कोई महत्वपूर्ण चर्चा जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हो सकती है। ठीक है शरद, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। वी डी शर्मा ने जनता में झूठ बोलने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है कांग्रेस पर। वी डी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस ने एजेंट नियुक्त करते हुए झूठ फैलाने का काम किया और वी डी शर्मा ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के झूठ के बदले में सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे।
वहीं मध्य प्रदेश में एक बार फिर शराब पर सियासत शुरू हो गई। इस बार शराब की खपत बढ़ने को लेकर बीजेपी नेता और कांग्रेस के नेता आमने सामने आ गए। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा दिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती लगातार शराबबंदी को लेकर मुखर हैं, तो वहीं सरकार भी शराबबंदी का समर्थन करती है। एक और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा शराबबंदी का समर्थन करता है। शराब की दुकानों पर पत्थर फेंकना, गोबर फेंककर विरोध प्रदर्शन करता है शराब के खिलाफ। वहाँ दूसरी ओर सरकार आखिर इस मुद्दे पर कर क्या रही है? सरकार बियर की जो खपत है वो 50% बढ़ जाती है, देसी शराब की खपत जो है वो 18% बढ़ जाती है। इसका साफ संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार की नीयत में खोट है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार की तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने होम डिलीवरी की व्यवस्था तो शराब बेचने के लिए नहीं की। उनकी तरह पक शराब, डग शराब जैसी नीति भी नहीं अपनाई। अब अगर शराब की बिक्री बढ़ी है तो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जरा शराब के सेवन की मात्रा कम करने पर जोर दें, लोगों पर प्रचार प्रसार करें कि शराब ना पिएं। खबर दतिया से, जहां गृहमंत्री अमित शाह ने बडौनी में 6 करोड़ 50 लाख की लागत से बने मेडिकल कॉलेज के 48 बिस्तर वाले हॉस्टल का लोकार्पण किया। उसके बाद वो नगर परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी हुए। इसके अलावा डाइट परिसर में कन्या विवाह योजना के 703 हितग्राहियों को सामग्री का वितरण किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि दतिया अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यहां पर मां पीताम्बरा की रथ यात्रा, बागेश्वर धाम के महंत और पार्थिव शिवलिंग जैसे धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, जिनमें दूर दूर से लोग दतिया आते हैं। वहीं दतिया नशा मुक्ति में देश में नंबर 1 हो रहा है। लगे ही नहीं। ये इस 15 दिन में ये हमारे 15 पार्षद हैं जो पितृपक्ष आता है, पुरखा आते हैं। एक पार्षद एक दिन अपनी ड्यूटी उस दिन वहां निभाएगा। सुबह के वक्त में जब पेड़ लगेगा शाम तक, तब उसकी चिंता करेगा। आप भी फिर साल भर जाना, उस पेड़ की देखते आना कि ये पार्षद ठीक पाल रहे हैं कि नहीं, और जिस पार्षद की ड्यूटी हो उसको टोकना। एक साल में अपनी पहाड़ियां, जो पत्थर की पहाड़ी है, वो हरी भरी हो जाएगी। न्यूज 18 पर पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चलने के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं सामने आई। कांग्रेस नेशन मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधा। राधिका खेड़ा ने ट्वीट कर गुलाम नबी आजाद से कुछ सवाल पूछे। राधिका खेड़ा ने पूछा है कि यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार में मंत्री कौन बना था? उसके बाद 7 साल तक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन था? ओडिशा का प्रभारी रहते हुए कांग्रेस को किसने कमजोर किया था? लेकिन 2014 के बाद हार की जिम्मेदारी सिर्फ राहुल जी। वाह! कांग्रेस के नेता पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को जमानती वारंट से तलब किया। आपको बता दें कि बीजेपी नेता और अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान की जासूसी का आरोप लगाया था। साथ ही साथ आईएसआई से पैसा लेकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का भी आरोप लगाया था। 23 जुलाई को इस सिलसिले में कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को तलब किया था, लेकिन चुनावी व्यस्तता के चलते असमर्थता जताई थी उन्होंने, और जिसके बाद कोर्ट ने जमानती वारंट से तलब किया है दिग्विजय सिंह को। ज्यादा चर्चा के लिए बातचीत करेंगे सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर से। सुशील, निश्चित तौर पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं दिग्विजय सिंह की। बिल्कुल सही बात है। देखिए, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ सकती है, क्योंकि ग्वालियर में उनके खिलाफ जो मानहानि का मुकदमा दर्ज था, उस मुकदमे में जिला एवं सत्र न्यायालय ने दिग्विजय सिंह को जमानती वारंट से तलब किया है। 23 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानती वारंट के साथ तलब होना है, उनको पेश होना है। और आपको बता दें कि दरअसल ये मामला 31 अगस्त 2019 में भिंड में हुआ था, जहां पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं
वो ISI से पैसा लेकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं। और इस बयान के बाद ही पूर्व CM दिग्विजय सिंह के खिलाफ ग्वालियर के BJP के नेता अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने एक परिवाद दायर कराया था जिला एवं सत्र न्यायालय में, और उसमें दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस जिला एवं सत्र न्यायालय में दर्ज हुआ था। और उसी केस की सुनवाई थी 23 जुलाई को। इस मामले में कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को तलब किया था, लेकिन दिग्विजय सिंह 23 जुलाई को कोर्ट में पेश नहीं हुए। उन्होंने एक आवेदन दिया था जिसमें ये कहा था कि वो चुनाव व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं के चलते उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। और यही वजह है कि इस आवेदन के बाद अब जब सुनवाई के लिए दिग्विजय सिंह नहीं पहुंचे तो अब उन्हें जिला एवं सत्र न्यायालय ने जमानती वारंट से तलब किया। तो अब निश्चित तौर पर 23 सितंबर को दिग्विजय सिंह को यहाँ पेश होना ही होगा। अगर दिग्विजय सिंह पेश नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें आगे और बढ़ सकती है। सुशील, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मुरैना की, जहां कदरा स्थित थाना क्षेत्र में 2 छात्राओं में जमकर मारपीट हो गई। ये दोनों छात्राएं कोचिंग पढ़ती हैं और वहीं पर दोनों में जबरदस्त मारपीट हुई है। और इस जंग में दोनों छात्राओं ने जमकर एक दूसरे पर लात घूंसे बरसा। दोनों ने एक दूसरे को सड़क पर पटक दिया और किस तरीके से मारपीट की है वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस मारपीट को देखकर कुछ छात्राओं ने बीच बचाव भी किया था, लेकिन छात्राएं हैं कि मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब आपको ग्वालियर से आई तस्वीरों को दिखाते हैं। यहां हजीरा थाना के चंदनपुरा में रहने वाले 2 दबंगों को बीच थाने में ही उनकी झड़प हो गई और यहां लगे CCTV कैमरे में ये झड़प मारपीट कैद हुई है। घटना शनिवार की बताई जा रही है। किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया, जिसकी शिकायत करने ये दोनों थाने पहुंचे और यहां फिर एक दूसरे से भिड़ गए और जमकर एक दूसरे पर लात घूंसे चलाए, जिसके बाद दोनों को हवालात में बंद कर दिया गया। वहीं मेडिकल के लिए ले जाते वक्त एक आरोपी ने पुलिस से अभद्रता की और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी अजीत भदौरिया पर सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया। वहीं देश में इस बार दिवाली 5G सर्विस के साथ होने वाली है। रिलायंस इंडस्ट्री की 45वीं AGM में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इसका ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के भविष्य के लिए अपनी अगली पीढ़ी को कमान सौंपने की घोषणा भी करती है। ये दिवाली 5G वाली। Within the next 2 months, that is by Diwali of 2022, we will launch Jio 5G across multiple key cities, including the metro cities of Delhi, Mumbai, Chennai and Calcutta. Subsequently, we plan to increase the Jio 5G footprint month after month until by December of 2023, which is less than 18 months from today, to deliver Jio 5G to every town, every taluka and every tehsil of our country. आकाश को जियो, ईशा को रिटेल। Akash and Isha have assumed leadership roles in Jio and retail. They have been passionately involved in our consumer business since its inception. अनंत को न्यू एनर्जी का जिम्मा। Anant has also joined in our new energy business with great zeal. रिलायंस इंडस्ट्रीज की 45वीं सालाना बैठक में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने वैश्विक संकट के बीच भारत के विकास और स्थिरता के लिए मोदी सरकार के कुशल प्रबंधन और आगामी आर्थिक चुनौतियों से निपटने में व्यावहारिक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने इन सभी चुनौतियों के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के समग्र विकास के बारे में बताया। Reliance has continued to make all-around progress across its businesses. Our company became India's first corporate to cross $100 billion in annual revenues. Reliance's consolidated revenues grew 47% to 7.93 lakh crores or $104.6 billion. During the year 22, Reliance continued to be the largest taxpayer in India. Reliance added 2.32 lakh jobs across all its businesses
with Reliance Retail becoming one of the largest employers in the country. इस मौके पर जियो के बढ़ते नेटवर्क और व्यापार की जानकारी जियो टेलीकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने विस्तार से दी। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। Through 5G, we will now connect a larger number of end devices across multiple areas, just as we have demonstrated. The current 800 million connected internet devices will double to 1.5 billion connected internet devices within a year itself, with 5G getting rolled out in India. इस बैठक में जियो मार्ट और व्हाट्सएप की पार्टनरशिप का ऐलान किया गया। रिलायंस रिटेल वेंचर्स की निदेशक ईशा अंबानी ने इसका डेमो भी दिखाया। ये शॉपिंग एक्सपीरियंस को बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाएगा। As we expand our presence to cover the entire country, serving over 7,500 towns and 5 lakh villages in the next 5 years. एजीएम में ईशा अंबानी की ओर से रिलायंस फाउंडेशन के सामाजिक कार्यों के बारे में बताया गया। साथ ही उन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारत की तैयारियों में अपनी भागीदारी की जानकारी भी दी। It is very exciting that through this partnership, we will be hosting the first ever India House at the upcoming Paris 2024 Olympics. This will be a great opportunity to showcase India's immense talent, potential, and aspiration to the Olympic world. इस दौरान मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के लक्ष्यों और 10 मूल्यों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि रिलायंस समूह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल भारत के विजन और मिशन को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। साथ ही रिलायंस O2C में अगले 5 सालों में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। हमारा नया एनर्जी बिजनेस भारत को ग्रीन एनर्जी का शुद्ध एक्सपोर्टर बनने में मदद करेगा। रिलायंस भारत को न्यू एनर्जी प्रोडक्शन में वर्ल्ड लीडर और चीन से ज्यादा भरोसेमंद ऑप्शन बनाना चाहता है। साथ ही भारत के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को पूरा करने में भागीदार बनने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर।